नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहली टॉपिक जनरल पैथोलॉजी का, जिसका नाम है सेल इंजरी। देखिए, जब भी हम किसी बीमारी की बात करते हैं या डिजीज की बात करते हैं तो उसका मुख्य कारण क्या होता है कि जो ऑर्गन्स है या टिश्यूज है हमारी बॉडी के अंदर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऑर्गन्स क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों? कि इसका मतलब है कि सेल्स के लेवल पे किसी भी प्रकार की इंजरी है। जब हम अलग अलग कारणों की बात करते हैं जिनके कारण सेल्स में इंजरी हो सकती है, तो जैसा कि हमारी किताब के अंदर मेंशन्ड है, ये कारण क्या हो सकते हैं? जैसे कि फिजिकल फैक्टर का मतलब होता है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझा सकता हूँ दोस्तों। जैसे कि टेम्परेचर का अंदर किसी भी प्रकार का चेंज, यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमें पता है कि इंडिविजुअल के अंदर कौन सी बीमारी हो जाएगी, बर्न इंजरी। अगर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, जैसे शून्य से कम चला जाता है पहाड़ी इलाकों के अंदर स्पेशली, तब हमें देखने को मिलती है एक इंजरी, इसका नाम होता है फ्रॉस्टबाइट। इस फिजिकल फैक्टर के अलावा कुछ केमिकल्स हो सकते हैं जिनके कारण सेल्स को इंजरी हो सकती है। केमिकल्स के दो प्रकार के केमिकल्स हम रिलेट करते हैं अपनी नॉलेज से। एक जिनको हम टॉक्सिन या पॉइजन्स बोलते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर। और दूसरे केमिकल्स जिनकी हम बात करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं पेशेंट्स के अंदर, जो हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि ड्रग्स। ड्रग्स जो आप देते हैं, तो सभी दवाइयां हालांकि अपना बेनिफिशियल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन साथ ही साथ उन दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। और वो साइड इफेक्ट्स होते हैं दोस्तों कि वो टिश्यूज या ऑर्गन्स के अंदर जाके किसी न किसी लेवल पे इंजरी कराती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है इंफेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं दोस्तों, इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसके कारण सेल्स के अंदर इंजरी होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कॉमन कारण साहब क्या है जिसके कारण सेल्स के अंदर इंजरी होती है, तो ये यहाँ से मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले ही एमसीक्यू का। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंजरी एट द लेवल ऑफ सेल्स, इसको आपने हमेशा ही याद रखना है दोस्तों। इसको आप आंसर करेंगे एग्जाम के अंदर, हाइपोक्सिया। रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आसानी से समझिएगा। जितने भी डिस्कशन हम करेंगे इसके बाद के वीडियोस में और इस वीडियो के अंदर, तो सब बहुत ही लॉजिकली आप समझ सकते हैं अगर आप शब्दों को पैथोलॉजी के अंदर थोड़ा सा टुकड़ों में डिवाइड कर लें। जैसा मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, हाइपो वर्ड का मतलब होता है दोस्तों कम। हाइपो मतलब कम। ऑक्सिया का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो इसका मतलब मैं आपको समझा सकता हूँ कि जब आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि साहब सबसे कॉमन कारण क्या है सेल इंजरी का, तो आपने जवाब दिया हाइपो ऑक्सिया। इसका मतलब है टिश्यूज के लेवल पे या सेल्स के लेवल पे ऑक्सीजन की कमी। ये सबसे कॉमन या नंबर वन रीजन होता है सेल इंजरी का। अब अगर हम हाइपोक्सिया के कारण जानने की कोशिश करें, तो यहाँ से हमारा बनेगा फिजियोलॉजिकल लिंक। और इन फिजियोलॉजिकल लिंक को समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम रिवाइज करते हैं दोस्तों। आप में से काफी सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि ये डायग्राम आप फिजियोलॉजी के अंदर काफी समय बार पढ़ चुके हैं। ध्यान रखिएगा, जो एयर आप और मैं अपने सांस लेते हैं, एयर जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है दोस्तों। और ये ऑक्सीजन जो होती है लंग्स के अंदर जाती है। यहाँ से ये ऑक्सीजन लंग से ब्लड के अंदर डिफ्यूज करती है, तो ये है साहब स्टेप नंबर 1। एक बार ये जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर गई, तो आपको पता है कि हमारे ब्लड के अंदर दोस्तों सेल्स हैं, इनका नाम है आरबीसीज। और इन आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। जब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा दोस्तों, तो इसके कारण बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो दूसरा स्टेप हुआ ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। जब ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, उसके बाद ये ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। स्टेप नंबर 3, सर्कुलेशन से ब्लड बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर जा रहा है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से जो ऑक्सीजन है बॉडी के अलग अलग सेल्स या टिश्यूज के अंदर एंटर करेगी, यानी कि डिफ्यूज करेगी। तो ये हो गया साहब स्टेप नंबर 4। हमारे लिए समझना आसान है कि जब भी हम बात करते हैं हाइपोक्सिया की, तो हाइपोक्सिया किस कारण से हुआ दोस्तों? इनमें से किसी भी जगह पे अगर समस्या आ जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन मान लीजिए लंग्स के अंदर कम गई, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर से ब्लड के अंदर नहीं जा पाई। दूसरा कारण क्या हो सकता है? जहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कम हो। तीसरा कारण हो सकता है जहाँ पे ब्लड जो है सफिशिएंट वॉल्यूम के अंदर नहीं जा रहा है। और चौथा कारण कि सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो आइए हम इनको रिवाइज करते हैं। इसका एक सिंपल सा निमोनिक एक्रोनिम होता है जो आप फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसको हम याद करते थे हैश नाम से। और हैश का पहला एच जो आपको समझा सकता हूँ, तो पहला कारण होता है जिसके कारण आपको पेशेंट्स के अंदर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। इसको आप नाम देते हैं साहब हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। किन कारणों से हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो सकता है दोस्तों? वो काफी सारे कारण है। पहला कारण मैं आपको समझा सकता हूँ डायग्राम को ही देखते हुए। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया का पहला कारण हो सकता है कि साहब एक आदमी जो है वो ऐसी जगह पे एयर ब्रीथ कर रहा है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का कम है। ऐसा कब होता है दोस्तों? ऐसा कॉमनली आपको देखने को मिलेगा जब हम पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर। दूसरा कारण क्या हो सकता है दोस्तों? दूसरा कारण ये हो सकता है कि आदमी जो एयर ले रहा है, एयर जो है उसके एल्वियोला तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि एयरवेज के लेवल पे कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसको आप नाम देते हैं, इसको बोला जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो बीमारी का नाम आपको समझ में आ जाएगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है एयरवे के अंदर, तो होगा क्या दोस्तों? जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एल्वियोलस के अंदर प्रेजेंट है, वो बाहर नहीं जा पाएगी। और क्योंकि आपके और मेरे एल्वियोला का जो वॉल्यूम है वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो एल्वियोला के अंदर सीओ यानी कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी और ऑक्सीजन इस यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगी। तो सीओपीडी के पेशेंट्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया देखा जाता है।
तीसरा कारण हो सकता है दोस्तों, ऑक्सीजन लंग से ब्लड में जानी चाहिए थी, वहां पे डिफ्यूज नहीं कर पा रही है। ऐसा अमूमन आपको देखने को मिलता है जब डिफ्यूजन की प्रॉब्लम आती है, जब यहाँ पे मेम्ब्रेन ज्यादा थिकन हो जाती है, जैसा कि आपको देखने को मिलता है बीमारी जिसको आप नाम देते हैं रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज। इसका एक आसान उदाहरण मैं आपको समझा सकता हूँ, इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर्स। चौथा कारण क्या हो सकता है दोस्तों? चौथा कारण होता है जिसको हम नाम देते हैं, इसको बोला जाता है साहब राइट टू लेफ्ट शंट। ऐसा आपको किसी प्रकार की कंजेनिटल डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिल सकता है, जहां बच्चे के दिल में छेद है, जहां पे आप देखेंगे ब्लड जो है राइट साइड ऑफ द हार्ट से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में चला जाता है, इसके कारण वो लंग्स से सर्कुलेट होगा ही नहीं, और इसके कारण ये ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं हो पाएगा। एक कारण ये हुआ। और दूसरा कभी कभी होता है दोस्तों की कई प्रकार की पल्मोनरी डिजीजेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसको हम नाम देते हैं फिजियोलॉजी के अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। इन कंडीशंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट्स के अंदर जो हाइपोक्सिया डेवलप होता है, इसको आप नाम देते हैं हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। दूसरा कारण क्या हो सकता है दोस्तों? दूसरा कारण ये हो सकता है कि इंडिविजुअल्स के अंदर ऑक्सीजन तो एयर के अंदर इंडिविजुअल ने ब्रीथ करी, अब दूसरा कारण क्या हुआ कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में दोस्तों समस्या आ गई। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में समस्या आती है, तो इसको आप नाम देते हैं साहब, इसको बोला जाता है अनीमिक हाइपोक्सिया। अनीमिक हाइपोक्सिया। अनीमिक हाइपोक्सिया का कंसेप्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण दे सकता हूं दोस्तों, आसान सा उदाहरण। अनीमिक हाइपोक्सिया का मतलब है ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर हीमोग्लोबिन का जो फंक्शनल मास है, फंक्शनल हीमोग्लोबिन है, उसकी कमी हो गई। ऐसा किन किन कारणों से हो सकता है दोस्तों? ऐसा देखिएगा, दो कारणों से हो सकता है। पहली सिचुएशन आपको समझा सकता हूँ, एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल के अंदर, मरीज के अंदर बीमारी है जिसको आप और मैं नाम देते हैं अनीमिया। अनीमिया की डेफिनेशन आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, अनीमिया का मतलब होता है रिडक्शन इन फंक्शनल रेड सेल मास। तो मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, आपके और मेरे अंदर 100 आरबीसीज हैं, और ये 100 के 100 आरबीसीज जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हमें हेल्प करते हैं। अब अगर एक इंडिविजुअल के अंदर 100 की जगह 50 आरबीसी रह जाएंगे, तो आपके लिए समझना आसान है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं दोस्तों, वो कम हो गए। तो जब फंक्शनल रेड सेल मास कम हो जाता है, उसके कारण आपने देखा हाइपोक्सिया हुआ, इसको आपने नाम दिया अनीमिक हाइपोक्सिया। इसका पहला कारण हुआ अनीमिया, जिसके अंदर फंक्शनल आरबीसी का जो मास है वो कम हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है दोस्तों? जब फंक्शनल हीमोग्लोबिन की जहां हम बात करते हैं, समस्या आती है, होती है कंडीशन जिसको आप नाम देते हैं ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। मतलब नॉर्मल की जगह, जो नॉर्मल ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, उसकी जगह पे किसी अन्य प्रकार का हीमोग्लोबिन बन गया, और इसके कारण मरीज के अंदर आपको समस्या देखने को मिली। इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं दोस्तों, जो हमसे एग्जाम में बारी बारी पूछे जाते हैं। पहला एग्जांपल या पहला उदाहरण मैं आपको समझा सकता हूं दोस्तों, इसको आप नाम देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग साहब आप कहां पढ़ते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आप पढ़ते हैं तीन कंडीशंस के अंदर दोस्तों। पहली कंडीशन, मान लीजिए हमने अंगीठी जलाई, मान लीजिए हमने हीटर जलाया सर्दियों के मौसम के अंदर, और हम एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जिसकी वेंटिलेशन या जिसमें हवा का आना जाना जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। पुअरली वेंटिलेटेड रूम के अंदर अगर हम अंगीठी जलाएंगे या रूम हीटर यूज करेंगे, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, जो क्लिनिकल सिचुएशन आपको एग्जाम में दी जा सकती है, जहाँ पे साहब एक इंडिविजुअल गाड़ी के अंदर बैठा है, उसने गाड़ी का इंजन टर्न ऑन कर दिया, जो गाड़ी का इंजन है यानी कि गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो अगर एक इंडिविजुअल, जैसा कि आप देखेंगे गर्मियों के अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि गराज के अंदर साहब गाड़ी के अंदर बैठे हैं, एसी आपने ऑन कर लिया, गाड़ी को ऑन करके, उस समय पे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के चांसेस होते हैं। तीसरा कारण हो सकता है दोस्तों की दुर्घटना हो गई, जिसके कारण घर में आग लग गई, और इसके कारण होगा क्या, जो हम पेंट्स यूज करते हैं और जो थिनर्स यूज करते हैं के अंदर जब उनका कंबशन होता है, जब उनके अंदर आग लगती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कंसेप्ट आपने क्या रिवाइज करना है दोस्तों, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा तेजी के साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगी, और अगर ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगी, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो बनेगा उसको हम नाम देते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो मान लीजिए, जैसा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा सकता हूँ कि आपके और मेरे 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। अब अगर एक इंडिविजुअल के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई, तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, उदाहरण के लिए, इस 15 में से मान लीजिए 10 ग्राम, जो कि बहुत ज्यादा है लेकिन सिर्फ समझने के लिए उदाहरण के तौर पे, 15 में से 10 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड कर गया। तो इसका मतलब है सिर्फ 5 ग्राम हीमोग्लोबिन बचा जो नॉर्मल ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, और ये जो है इतना कम होगा कि इसके कारण सेल्स या टिश्यूज के पास सफिशिएंट मात्रा के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। इसको आपने नाम दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इससे संबंधित सवाल हमारे एग्जाम के अंदर क्या आते हैं? एक तो सवाल मैंने आपको समझाया, जो क्लिनिकल कंडीशंस जिनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। दूसरी चीज आपको समझनी है कि जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो इसके कारण इंडिविजुअल्स के अंदर जो ब्लड होता है दोस्तों, उसका एक खास तरह का कलर आपको देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं चेरी रेड कलर। तो चेरी रेड अपीयरेंस ऑफ ब्लड साहब, इसको फोरेंसिक नॉलेज से अपनी इंटीग्रेट करिएगा। कौन सी पॉइजनिंग में देखने को मिलती है? आंसर आपके समक्ष लिखा हुआ है दोस्तों, आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जब इंडिविजुअल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो ब्लड के अंदर जा रही है वो कम है,
इसके कारण पेशेंट्स को सिम्टम्स आएंगे दोस्तों, और पहला ही सिम्टम जो इन इंडिविजुअल्स के आता है, ये एक और सवाल है जो एग्जाम में बारी बारी आपसे पूछा जाता है, इसको आप नाम देते हैं हेडेक। तो ये इंपॉर्टेंट 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा एफिनिटी किस गैस के साथ होती है, हीमोग्लोबिन की साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। इंडिविजुअल का पहला सिम्टम आएगा हेडेक होगा, अगर ज्यादा टाइम तक बीमारी रहती है तो हो सकता है, या पॉइजनिंग ज्यादा समय तक रहती है तो आदमी बेहोश भी हो सकता है। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि चेरी रेड कलर जो होता है वो ब्लड का आपको देखने। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन में आपको समझा सकता हूँ जहाँ पे ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, इसको आप नाम देते हैं, इसको बोला जाता है मिथ हीमोग्लोबिन। मिथ हीमोग्लोबिन। हम अपना सिंपल कंसेप्ट रिवाइज करेंगे दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन की, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन प्रेजेंट है वो दोस्तों वो प्रेजेंट होता है फेरस फॉर्म के अंदर, यानी कि Fe2+ फॉर्म के अंदर। अगर इस आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया जाए, किसी भी कारण से आयरन अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा Fe3+ फॉर्म, जिसको फेरिक फॉर्म बोलते हैं। आपने कंसेप्ट क्या याद रखना है दोस्तों कि Fe3+ फॉर्म जो आयरन की होती है, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकती, सिर्फ फेरस फॉर्म होती है दोस्तों जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकती है। अब इंडिविजुअल्स के अंदर, एक नॉर्मल आदमी के अंदर आपने ध्यान रखना है कि Fe3+ जो होता है, इसको वापस Fe2+ फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए आपके और मेरे सेल्स के अंदर एक रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, जिसको हम नाम देते हैं साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें एक इंडिविजुअल के अंदर आपने उसको एक्सपोजर करवा दिया ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल्स का, ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग केमिकल्स का एक्सपोजर हुआ, तो समस्या क्या होगी दोस्तों? समस्या उस इंडिविजुअल के अंदर ये होगी कि फेरस फॉर्म जो आयरन है वो सारा का सारा फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस वाले हीमोग्लोबिन को आपने नाम दिया मिथ हीमोग्लोबिन। तो मिथ हीमोग्लोबिन के साथ समस्या क्या होगी? पहली समस्या और सबसे बड़ी समस्या, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब अगर इस इंडिविजुअल की हम बात करें, तो हमें समझना है कि किन कंडीशंस के अंदर ऐसा होता है दोस्तों। सबसे कॉमन कंडीशन जहां पे आप ये देखेंगे वो होते हैं जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं। बच्चे के 3 से 4 महीने, शुरू के 3 से 4 महीने के समय पे बच्चों के अंदर मिथ हीमोग्लोबिन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये चांसेस ज्यादा कब हो जाएंगे दोस्तों? ये चांसेस ज्यादा तब हो जाएंगे जब इन बच्चों को हम किसी खास तरह की दवाइयां दे रहे हैं, और ये बन गया आपका फार्माकोलॉजी का लिंक जो मैं चाहता हूँ आप एस्टैब्लिश करें। जब इन बच्चों को आप दवाई दे रहे हैं जैसे कि नाइट्राइट्स, जैसे कि आप इन बच्चों को दवाई दे रहे हैं जिनको नाम दिया जाता है सल्फोनामाइड्स, जो एक तरह की एंटीबायोटिक होती है, और कभी कभी आप देखेंगे कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स अगर बच्चों को दिए जाएं, उस समय पे भी मिथ हीमोग्लोबिन बन जाता है। इस मिथ हीमोग्लोबिन के बनने से समस्या क्या होगी दोस्तों? इन बच्चों के अंदर आपको देखने को मिलेगा चॉकलेट ब्राउन कलर, ब्लड का जो कलर होता है उसको आप नाम देते हैं चॉकलेट ब्राउन कलर। ये एक समस्या आपको देखने को मिलेगी। एक अनकॉमन कंडीशन मैं आपको समझा सकता हूँ जहाँ पे एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आपको देखने को मिला मिथ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, जब आपने देखा कि बच्चे के अंदर इस वाले साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज एंजाइम की कमी। 3 चीजें ध्यान रखिएगा, एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज याद रखिएगा, जब हिस्ट्री एक्सपोजर की, जब इंडिविजुअल को या बेबी को एक्सपोजर हुआ ड्रग्स का, जैसे कि नाइट्राइट्स, जैसे कि सल्फोनामाइड्स, जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक्स, तब इसकी संभावना ज्यादा है। और तीसरी चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं कंडीशन की, तो एक अनकॉमन कॉज होता है कि साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज जो है उसकी एक्टिविटी कम हो गई। ऐसे में जब कलर जो हम बात करते हैं वो मैंने आपके सामने लिखा, वो है चॉकलेट ब्राउन कलर, तो ये बन गया एक और सवाल। अब क्योंकि इस कंडीशन के अंदर आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो ऑल्टर्ड हीमोग्लोबिन है, ये जो मिथ हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, और इसके कारण ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। तो साहब आपसे सवाल पूछा जाता है कि साहब इसका इलाज हम कैसे करेंगे? इलाज समझना हमारे लिए आसान है दोस्तों। हमारा इलाज करने का जो स्ट्रेटेजी है या कंसेप्ट है, हमें ये जो फेरिक फॉर्म है आयरन की, इसको वापस से फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें ऑक्सीडेशन को रिवर्स करना है, इसका मतलब हमें रिडक्शन करनी है। और इसीलिए हम जो केमिकल यूज करते हैं वो होता है एक रिड्यूसिंग केमिकल, इसको आप नाम देते हैं मिथिलीन ब्लू। इंट्रावीनस मिथिलीन ब्लू कौन सी टाइप की पॉइजनिंग के लिए या कौन सी कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, आपने ध्यान रखना है। इंट्रावीनस मिथिलीन ब्लू को आप यूज करते हैं जब आपके पेशेंट को ये दिक्कत होती है, जिसको नाम दिया जाता है मिथ हीमोग्लोबिन। चीजें हमने यहाँ पे समझी जब हमने बात करी एनीमिक हाइपोक्सिया की, कि एनीमिक हाइपोक्सिया का मतलब है दोस्तों जब फंक्शनल हीमोग्लोबिन कम हो गया। नाम से आपको ध्यान रहेगा, एनीमिक हाइपोक्सिया अनीमिया के मरीजों में देखा जाता है। और दूसरा कारण जो हमें खास तौर पर ध्यान रखना है, जिससे हमारे एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज हमारे क्रैक होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जिसके मैंने आपको 3 या 4 सवाल बताए। और उसके अलावा मैं चाहता हूँ आपको ध्यान रखें मिथ हीमोग्लोबिन जहाँ पे बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ड्रग्स एक्सपोजर में न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर, और यदि साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, उस समय पे हमें ये वाली मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है।